हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसमाई घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे 12 मार्च 2026 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं से लिए गए समाचार पत्रों का निचोड़ आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। यहाँ पर हम बहुत सी महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करेंगे। ये देखा जाए क्लास आपके यूपी पीसीएस परीक्षा, बीपीएससी परीक्षा, एमपी पीसीएस परीक्षा, जो स्टेट पीसीएस परीक्षाएं होती है उनके लिए तो महत्वपूर्ण है ही। साथ ही साथ यहाँ पर देखा जाए हाईकोर्ट, आरओ, लेखपाल की परीक्षा, यूपीएसआई, यूपीपी तथा अन्य एक दिवसीय एग्जाम के लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण होती है। प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे हम आपके समक्ष देखा जाए क्लास लेकर आते हैं, उपस्थित होते हैं। और इस क्लास को हम लोगों ने मासिक पैकेज के रूप में डिजाइन करके रखा है, जहां पर आपको न सिर्फ वीडियो क्लास मिलती है अपितु आपको जो डेली की क्लास पीपीटी पीडीएफ होती है वो भी शेयर की जाती है। प्रतिदिन क्लास पीडीएफ शेयर की जाती है। डेली 10 एमसीक्यू का ऑनलाइन टेस्ट लिया जाता है। महीने के एंड में कंपाइल पीडीएफ आपको प्रदान किया जाता है। साथ ही साथ देखा जाए 100 एमसीक्यू का ऑनलाइन टेस्ट भी महीने के एंड में आपसे लिया जाता है। और यूपी स्पेशल की जो महत्वपूर्ण क्लासेस होती हैं, जो यूपी स्पेशल करंट अफेयर है, वो भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। और इस मासिक पैकेज को आप इस वीडियो के जो पिन कमेंट है वहां पर पिन कमेंट में दिया हुआ जो लिंक है उसके माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं। महज 25 रुपए में आप पूरे मासिक पैकेज को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपके वॉलेट में कुछ कॉइन नहीं है तो कॉइन अवेल करने का तरीका भी मैं आपको बताता हूँ। जो घटना चक्र की किताबें आप परचेज करते हैं, किताबों के ऊपर क्यूआर कोड लगा होता है कि कैशबैक का क्यूआर कोड लगा होता है। उसको आप स्कैन करेंगे, आपके वॉलेट में कॉइन ऐड हो जाएगा। उसी कॉइन को अप्लाई कर देना है इस मासिक पैकेज में। तो इससे होगा क्या कि आपका जो मूल्य है, जो 25 रुपए मूल्य दिखा रहा है, वो 18.75 दिखाएगा और उसके बाद आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो ये है हमारे मासिक पैकेज के बारे में जानकारी। अब आइए चर्चा करते हैं हम लोग 12 मार्च 2026 के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, विभिन्न पत्र पत्रिकाओं से लिए गए हैं, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट टू द पॉइंट करंट अफेयर पे हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए देखते हैं हमारी पहली खबर क्या है। नागौरी पान मेथी के बारे में। जैसे कसूरी मेथी है ना, कसूरी मेथी की तरह ही ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है नागौरी पान मेथी। अब यहां पर देखा जाए ये नागौरी पान मेथी है, इसको पीपीवीएफआरए पंजीकरण प्रदान किया गया है। ठीक है, यहां पर देखते हैं अब ये जो पीपीवीएफआरए पंजीकरण, अब यहां पर ये है क्या, इसका फुल फॉर्म क्या है तो देख लेते हैं। जो पीपीवीएफआरए है ये प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट अथॉरिटी है। इसके द्वारा देखा जाए नागौरी पान मेथी को पंजीकरण प्रदान किया गया है। ठीक है, इसका रजिस्ट्रेशन किया गया है। चलिए देखते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर राइट अथॉरिटी ने राजस्थान की नागौरी पान मेथी को सामुदायिक कृषि किस्म के रूप में पंजीकृत किया है। ठीक है, इसको देखा जाए तो सामुदायिक कृषि किस्म के रूप में पंजीकृत कर लिया गया है। अब देखा जाए तो ये घोषणा जो फरवरी 2026 का प्लांट वेराइटी जर्नल था उसी में प्रकाशित हुआ है, जिसने नागौर के किसानों को कानूनी संरक्षण प्रदान किया है। यहां पर देखा जाए जो नागौरी पान मेथी है अपनी तीव्र सुगंध और स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। सामान्य मेथी के विपरीत इसके दाने छोटे होते हैं और पत्तियां अधिक सुगंधित होती हैं। देखा जाए तो ये जो पंजीकरण प्रदान किया गया है इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया तो यहां पर देखा जाए जो नागौर का मंडुआ है वहां की महिला किसान है गीता देवी, उनके द्वारा नेतृत्व किया गया। और यह पंजीकरण अब क्या करेगा, ये किसानों को बायोपायरेसी और नकली बीजों से कानूनी सुरक्षा प्रदान करेगा। यानी कि जो नागौरी पान मेथी है इसकी जो बायोपायरेसी होती है तथा इसके जो नकली बीज बेचे जाते थे अब वो नहीं हो पाएगा। तो इससे कानूनी सहायता यहां पर मिल जाएगी किसानों को। यहां पर देख लेते हैं, जब बात आई है महिला किसान की, गीता देवी की, तो कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। जो एफएओ है, यानी कि जो एफएओ है उसके द्वारा जो 2026 का वर्ष है उसको किस रूप में मनाया जा रहा है तो अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। ठीक है, एफएओ ने घोषणा की है कि 2026 का साल किस रूप में मनाया जाएगा तो अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और ऐसे में ये जो घोषणा हुई है ये उपलब्धि और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, वर्तमान में देखा जाए तो ये जो नागौरी पान मेथी है इसको अक्सर कसूरी मेथी से कंफ्यूज कर लिया जाता है। जो कसूरी मेथी है बेसिकली देखा जाए तो इसका ओरिजिन जब अविभाजित भारत था उस टाइम पर तो भारत के अंतर्गत ही आता था, लेकिन देखा जाए तो ये अब वर्तमान का जो पाकिस्तान का कसूर क्षेत्र है, ठीक, पाकिस्तान का जो कसूर क्षेत्र है उससे रिलेट करता है, उससे संबंधित है कसूरी मेथी। ठीक है, और जो नागौरी पान मेथी है, नागौरी पान मेथी इसको अक्सर कसूरी मेथी के नाम पर बेचा जाता था। ठीक है, लेकिन अब होगा क्या, जब ये स्वतंत्र पंजीकरण इसको मिल गया है इससे क्या होगा कि इसकी विशिष्ट भौगोलिक संकेतक प्राप्त करने में मदद मिलेगी। यानी कि अब ये अलग से नागौरी पान मेथी को जीआई टैग आगे भविष्य में प्रदान किया जाएगा। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि सरकार का लक्ष्य है कि अगले जो 4 से 5 सालों में सरकार का लक्ष्य है कि लगभग 10,000 जीआई टैग दिए जाए। चलिए देखते हैं आगे हमारी अगली खबर क्या है। यहां पर देखा जाए अमूल पालेकर को मेटा 2026 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सम्मान किया जाएगा। ठीक है, यहां पर देखा जाए जो लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान है मेटा 2026 में किसको प्रदान किया जाएगा, अमूल पालेकर को प्रदान किया जाएगा। दिग्गज कलाकार अमूल पालेकर को 21वें महिंद्रा एक्सीलेंस इन थिएटर अवार्ड्स जो है मेटा में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए इनको चुना गया है। यहां पर देखा जाए और ये जो
21वां महिंद्रा एक्सीलेंस इन थिएटर अवार्ड्स है, इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो 21 से 25 मार्च तक नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, देखा जाए तो इस बार जो ये महिंद्रा एक्सीलेंस इन थिएटर अवार्ड्स है, इसमें रिकॉर्ड 422 प्रविष्टियां प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 10 प्रस्तुतियों को मुख्य श्रेणी के रूप में शॉर्टलिस्ट भी किया गया है। ठीक है, यानी कि जो आयोजन हो रहे हैं 19 से लेकर 25 मार्च तक, उसके बीच में 10 प्रस्तुतियां यहां पर प्रस्तुत की जाएंगी, 10 नाटकों की प्रस्तुतियां यहां पर प्रस्तुत की जाएंगी। देखा जाए तो महिंद्रा ग्रुप एंड टीम वर्क आर्ट्स द्वारा प्रवर्तित यह मंच 60 से अधिक भाषाओं तथा बोलियों के नाटकों को प्रदर्शित करता है। पुरस्कारों का जो चयन है ये अमल अल्लान तथा रजित कपूर जैसे प्रतिष्ठित जूरी सदस्यों के द्वारा किया जाएगा, जिसका समापन 25 मार्च को एक भव्य समारोह के साथ होगा और यहीं पर 25 मार्च को ये समान समारोह भी आयोजित किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं सॉरी, स्टेम सेल थेरेपी एम चेप्री के बारे में चर्चा करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है और परीक्षा उपयोगी तथ्य भी है। एग्जाम में डायरेक्टली आपके पूछा जा सकता है कि एम चेप्री जो स्टेम सेल थेरेपी है, एम चेप्री को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो ये पार्किंसन डिजीज के लिए है और जापान जो है ये दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने एम चेप्री को मंजूरी प्रदान की है। चर्चा करते हैं तो जापान ने पार्किंसन रोग के इलाज के लिए सुमितोमो फार्मा की स्टेम सेल थेरेपी जो एम चेप्री है इसको ऐतिहासिक मंजूरी प्रदान कर दी है। अब पार्किंसंस क्या होता है? पार्किंसंस में मस्तिष्क का जो डोपामाइन बनाने वाले न्यूरॉन्स होते हैं ये नष्ट हो जाते हैं और एम चेप्री क्या करता है? ये जो एम चेप्री है इन मृतक कोशिकाओं को नई स्वस्थ कोशिकाओं में बदल देता है, जिससे शरीर की कंपन और कठोरता में सुधार होता है। पार्किंसन डिजीज जब किसी को हो जाता है तो उसका हमेशा हाथ वाथ कांपता रहता है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। यह दुनिया की पहली ऐसी थेरेपी है जो प्रेरित प्लोरीपोटेंट स्टेम कोशिका, ठीक है, जिसको आप शॉर्ट में आईपीएस कोशिका के नाम से भी जानते हैं, आईपीएस कोशिकाओं का उपयोग करता है। इस प्रक्रिया में प्रयोगशाला में विकसित डोपामाइन उत्पादक न्यूरॉन अग्रदूतों को मस्तिष्क में प्रत्यारोपित किया जाता है। प्रेरित प्लोरोटेंट स्टेम तकनीकी की खोज के लिए जापानी वैज्ञानिक जो थे शिन्या यामानाका, इनको 2012 में, ठीक है, 2012 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ये जो आईपीएस कोशिकाएं होती हैं इनकी खोज के लिए चिकित्सा का नोबेल दिया गया था शिन्या यामानाका को। कब? 2012 में। और इसकी खोज कब की गई थी? तो 2006-7 में इसकी खोज की गई थी। ठीक है, यहां पर देखा जाए जो ये प्रेरित प्लूरिपोटेंट स्टेम कोशिकाएं होती हैं वयस्क कोशिकाओं जैसे त्वचा से बनाई जाती है, जिन्हें पुनः प्रोग्राम करके किसी भी प्रकार की कोशिका यानी कि न्यूरॉन या हृदय कोशिका में बदला जा सकता है। इससे जो भ्रूणीय स्टेम सेल का उपयोग होता है, इससे जुड़ी नैतिक चिंताएं जो होती है समाप्त हो जाती हैं। ठीक है, यहां पर देखा जाए जो ये आईपीएस कोशिकाएं होती हैं, आईपीएस कोशिकाएं, इनमें क्या होता है, जो वयस्क कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, वयस्क कोशिकाओं को नए तरीके से प्रोग्राम करके किसी भी प्रकार की कोशिका, चाहे वो न्यूरॉन हो या हृदय कोशिका में परिवर्तित कर दिया जाता है। इससे होता क्या है, जो भ्रूणीय स्टेम सेल होते हैं, मतलब भ्रूण स्टेम सेल होते हैं, उनसे उनके उपयोग से जुड़ी हुई जो नैतिक चिंताएं हैं वो भी समाप्त हो जाती हैं। पहले क्या होता था कि जो भ्रूणीय स्टेम सेल होते थे उनका प्रयोग किया जाता था, जो भ्रूण होते थे उनको एक तरीके से देखा जाए तो वो यहाँ पर उनको हानि पहुंचती थी। ठीक, जो भ्रूण होते थे और आगे चल के जो मतलब महिला के गर्भ में होते थे तो उनको हानि पहुंचती थी इससे, लेकिन अब वो उस चीज को बाईपास कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अंतरराष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन 2026 के बारे में। अब ये जो अंतरराष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन 2026 आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। कॉन्फ्रेंस का जो टॉपिक होता है उससे हर साल आपकी परीक्षा में 2 से 3 सवाल पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पर देखा जाए 7 से 9 मार्च 2026 को नई दिल्ली में ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च के द्वारा अंतरराष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन 2026 का आयोजन किया गया। सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? डिस्कवरी, डेवलपमेंट एंड डिलीवरी। ठीक है, डिस्कवरी, डेवलपमेंट एंड डिलीवरी, ड्राइविंग मलेरिया एलिमिनेशन एंड बियॉन्ड, ये इसका थीम था। ठीक है, थीम आपको याद रखना है कि डिस्कवरी, डेवलपमेंट एंड डिलीवरी, ड्राइविंग मलेरिया एलिमिनेशन एंड बियॉन्ड के थीम पर अंतरराष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन 2026 का आयोजन नई दिल्ली में ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च के द्वारा आयोजित किया गया था। देखा जाए तो ये 3 दिवसीय कार्यक्रम में परजीवी, जीव विज्ञान, दवा प्रतिरोध और नई निदान प्रणालियों पर गहन चर्चा की गई। भारत ने 2030 तक मलेरिया मुक्त राष्ट्र बनने का अपना संकल्प यहां पर दोहराया। यानी कि एक टारगेट आपको याद रखना है, एक लक्ष्य याद रखना है कि भारत सरकार के द्वारा एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि 2030 तक जो मलेरिया है, मलेरिया इसका उन्मूलन कर देना है। ठीक है, मलेरिया का उन्मूलन कर देना है। यहां पर देखा जाए विशेषज्ञों ने जो प्लाज्मोडियम परजीवियों और मादा एनाफ्लीज मच्छरों के खिलाफ उन्नत निगरानी उपकरण
तथा सामुदायिक भागीदारी को मलेरिया मुक्त विश्व के लिए अनिवार्य भी बताया है। चलिए आगे देखते हैं राष्ट्रीय क्लाइमेट स्टैक इनोवेशन चैलेंज। राष्ट्रीय क्लाइमेट स्टैक इनोवेशन चैलेंज चर्चा करें तो 6 मार्च 2026 को नाबार्ड ने गेट्स फाउंडेशन और डालबर्ग के सहयोग से राष्ट्रीय क्लाइमेट स्टैक इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया है। आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि राष्ट्रीय क्लाइमेट स्टैक इनोवेशन चैलेंज किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। 4 ऑप्शन आपको दे देगा, सवाल देखिए ऐसे ही पूछेगा, ठीक है, सवाल आपसे परीक्षा में ऐसे ही पूछा जाएगा और वहां पर 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। एग्जाम में पूछ लिया कि राष्ट्रीय क्लाइमेट स्टैक इनोवेशन चैलेंज किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो यहां पर देखिए 4 ऑप्शन आपको दे दिया। ऑप्शन ए नाबार्ड, ऑप्शन बी फिर दे दिया नीति आयोग, ठीक, ऑप्शन सी आरबीआई, ऑप्शन डी यहां पर दे दिया जो हमारा पर्यावरण मंत्रालय है, पर्यावरण मंत्रालय, ठीक। 4 ऑप्शन दे दिया और ऐसे सवाल आपकी परीक्षाओं में देखा जाए अक्सर आप देखेंगे तो ऐसे ही सवाल पूछे भी गए हैं कि राष्ट्रीय क्लाइमेट स्टैक इनोवेशन चैलेंज किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो ये आरबीआई के द्वारा नहीं लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, नाबार्ड के द्वारा लॉन्च किया गया, ना ही नीति आयोग के द्वारा, ना ही आरबीआई के द्वारा, ना ही पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा, नाबार्ड के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। एग्जाम में डायरेक्टली सवाल यहाँ से बन सकता है। चलिए देखते हैं इस पहल का मुख्य उद्देश्य लू, बाढ़, सूखे जैसी जलवायु खतरों से निपटने के लिए विभिन्न डाटा सेट को एकीकृत डिजिटल ढांचे में समाहित करना है। देखा जाए तो ये चैलेंज विशेष रूप से 10 से 15 वर्षों की अल्पकालिक जलवायु जोखिम मॉडल विकसित करने पर केंद्रित होगा। इसका लक्ष्य ग्रामीण और कृषि नियोजन में वैज्ञानिक रूप से सुदृढ़ बनाना है, ठीक है। यानी कि देखा जाए इसका लक्ष्य क्या है कि जो ग्रामीण और कृषि नियोजन है इसको वैज्ञानिक रूप से सुदृढ़ बनाना है। चयनित प्रस्तावों का मूल्यांकन वैज्ञानिक सटीकता और व्यवहारिक प्रासंगिकता के आधार पर किया जाएगा, जिनका अंतिम चयन जून 2026 तक होगा। क्लाइमेट स्टैक का अर्थ क्या होता है, तो यहां पर देख लेते हैं जो क्लाइमेट स्टैक है इसका अर्थ क्या है। जैसे इंडिया स्टैक यूपीआई आधार ने वित्तीय लेन देन को बदला है, वैसे ही क्लाइमेट स्टैक उपग्रह डाटा, मृदा स्वास्थ्य और मौसम की जानकारी को एक स्थान पर लाएगा। यह शोधकर्ताओं की नीति निर्माताओं को एक सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ प्रदान करेगा, जिससे जो नीति निर्माता है वो नीति बनाएंगे और ये नीति बहुत दीर्घकालिक नहीं होगा, ठीक है। जो लक्ष्य निर्धारित कर दिए जाते हैं वो कैसे लक्ष्य निर्धारित कर दिए जाते हैं कि 2050 तक का हमारा लक्ष्य है, ठीक है, 2050 तक का लक्ष्य निर्धारित कर दिया है, 2070 तक का लक्ष्य निर्धारित कर दिया है। तो यहां पर ऐसे लक्ष्य नहीं निर्धारित किए जाएंगे। यहां पर जो लक्ष्य होंगे महज 10 और 15 साल का जो अल्पकालिक जलवायु जोखिम वाले मॉडल है उसको यहां पर निर्धारित किया जाएगा। नई नई नीतियां बनाई जाएंगी और उन नीतियों को इंप्लीमेंट किया जाएगा जिससे जो ग्रामीण है और कृषि नियोजन है उसको वैज्ञानिक रूप से सुदृढ़ बनाया जा सके। और इसी के लिए देखा जाए तो नाबार्ड के द्वारा राष्ट्रीय क्लाइमेट स्टैक इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया गया है, ठीक है। किसके साथ मिलकर, तो जो गेट्स फाउंडेशन है और डालबर्ग फाउंडेशन है उसके द्वारा मिलकर, ठीक। चलिए आगे देखते हैं हमारी अगली खबर क्या है, विश्व ग्लूकोमा दिवस 2026। जो विश्व ग्लूकोमा दिवस 2026 है देख लेते हैं इसको कब मनाया जाता है, तो 12 मार्च को मनाया जाता है। थीम क्या है इस बार का, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है, यूनाइटिंग फॉर अ ग्लूकोमा फ्री वर्ल्ड, यूनाइटिंग फॉर अ ग्लूकोमा फ्री वर्ल्ड इसका थीम है। यहां पर देखें तो वर्ष 2026 में विश्व ग्लूकोमा सप्ताह 8 मार्च से 14 मार्च तक मनाया जा रहा है। यहां पर देखा जाए ये तो दिवस हो गया कि विश्व ग्लूकोमा दिवस कब मनाया जाता है, 12 मार्च को। अब सप्ताह जो मनाया जाता है विश्व ग्लूकोमा सप्ताह, विश्व ग्लूकोमा वीक जो मनाया जाता है ये कब से कब तक, तो ये 8 मार्च से 14 मार्च तक मनाया जा रहा है। यहां पर देखा जाए ग्लूकोमा का हिंदी में क्या कहा जाता है, इसको हिंदी में देखा जाए तो काला मोती कहा जाता है, जो आंख की रोशनी को नुकसान पहुंचाता है। इसे दृष्टि का खामोश चोर यानी कि साइलेंट थीव ऑफ साइट भी कहा जाता है, क्योंकि शुरुआती चरण में इसका लक्षण जो होता है स्पष्ट ही नहीं होता है। इस रोग में आंख की जो ऑप्टिक नर्व होती है क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिससे अंधापन हो सकता है। इस दिवस का उद्देश्य लोगों को आंखों के नियमित जांच और जागरूकता के लिए प्रेरित करना है, ठीक है। तो देखा जाए जो दिवस मनाया जाता है इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि लोगों की नियमित आंखों की जांच की जाए और उसके लिए लोगों की जागरूकता बढ़ाई जाए। चलिए आगे देखते हैं दांडी मार्च दिवस 2000। यहां पर देखा जाए 2026 में दांडी मार्च दिवस मनाया जा रहा है। अब इसके पीछे के जो ऐतिहासिक तथ्य हैं उनको देख लेते हैं। आज देखा जाए दांडी मार्च दिवस मनाया जा रहा है। दांडी मार्च की शुरुआत 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। ये ऐतिहासिक यात्रा साबरमती आश्रम से गुजरात के तटीय गांव दांडी तक निकाली गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, ब्रिटिश सरकार के द्वारा लगाया गया जो नमक कानून था, नमक कर, उसका विरोध करना था, ठीक है। देखा जाए गांधी जी के साथ इस यात्रा में 79 अनुयायी शामिल हुए थे। ये सारे पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है।
कब प्रारंभ हुआ? 12 मार्च से प्रारंभ हुआ। कहां से प्रारंभ हुआ, कहां तक गया था, ये भी पॉइंट है। किस लिए प्रारंभ हुआ था? तो नमक कर को समाप्त करने के लिए। कितने अनुयायी थे? यूपीपीसीएस ये भी पूछ चुका है, जो बाद में देखा जाए बड़े जन आंदोलन में बदल गया था। यह पैदल यात्रा लगभग 390 किलोमीटर लंबी थी, ये भी सवाल पूछा जा चुका है, ठीक है। और इसे पूरा करने में कितना टाइम लगा था? 24 दिन लगे थे, ये आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने समुद्र से नमक उठाकर ब्रिटिश कानून को चुनौती दी थी, और उसी के बाद देखा जाए सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने जल जीवन मिशन 2.0 को मंजूरी दे दी है। जेजेएम 2.0 को मंजूरी दी है। जेजेएम का फुल फॉर्म जल जीवन मिशन है। यहां पर देखा जाए केंद्रीय कैबिनेट ने जल जीवन मिशन की अवधि बढ़ाकर 2028 तक करने के लिए और जेजेएम 2.0 को मंजूरी दी है। साथ ही साथ यहां पर देखा जाए मिशन का कुल बजट को बढ़ाकर लगभग 8.69 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है, जिसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 3.59 लाख करोड़ रुपए होगी, ठीक है। यहां पर देखा जाए जो जल जीवन मिशन है इसका कुल बजट बढ़ाकर कितना, तो 8,69,000 करोड़ रुपए कर दिया गया, 69 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है, जिसमें जो केंद्र सरकार है उसकी हिस्सेदारी कितनी होगी, यहां पर देखा जाए 3.59 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार की हिस्सेदारी होगी। देखा जाए तो अब मिशन का फोकस केवल पाइप बिछाने तक सीमित नहीं है, बल्कि निरंतर जलापूर्ति को बढ़ावा देना तथा बेहतर प्रबंधन पर रहेगा। यानी कि अब जो ये जल जीवन मिशन है इसका मुख्य फोकस अभी तक क्या था कि पाइपलाइनें बिछाकर हर जगह जो नेटवर्क है उस नेटवर्क को विस्तारित किया जाए, लेकिन अब फोकस केवल पाइप बिछाने तक नहीं होगा, अब निरंतर जलापूर्ति होती रहे उस पर फोकस किया जाएगा, ठीक है। सुजलाम भारत के तहत हर गांव को यूनिक सुजलाम ग्राम आईडी दी जाएगी और जल आपूर्ति की डिजिटल मैपिंग भी की जाएगी। जल अर्पण पहल के माध्यम से क्या होगा, ये जो जल अर्पण पहल है इसके माध्यम से जल योजनाओं का संचालन ग्राम पंचायतों को सौंपा जाएगा। साथ ही साथ यहां पर देखा जाए जो मिशन है इसका लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में 24x7 यानी कि 24 घंटे 7 दिन सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना लक्ष्य रहेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जो मदुरई हवाई अड्डा है इसको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने की मंजूरी प्रदान कर दी गई है। मदुरई हवाई अड्डा को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने की मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मदुरई हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मदुरई, जिसे मंदिरों का शहर भी कहा जाता है, दक्षिण भारत का एक प्रमुख धार्मिक तथा पर्यटन केंद्र है। याद रखिए आपके परीक्षा में स्टैटिक जीके में पूछा भी जाता है कि मंदिरों का शहर किसे कहते हैं, मंदिरों का शहर मदुरई को कहा जाता है, ठीक है। मंदिरों का शहर मदुरई को कहा जाता है और यह दक्षिण भारत का एक प्रमुख पर्यटन तथा धार्मिक केंद्र भी है। मदुरई हवाई अड्डा तमिलनाडु के सबसे पुराने हवाई अड्डों में से एक है। अंतरराष्ट्रीय दर्जा मिलने से क्षेत्रीय संपर्क, पर्यटन और व्यापार को और अधिक बढ़ावा मिलेगा। इससे अंतरराष्ट्रीय यात्रियों और निवेशकों को आकर्षित करने में मदद मिलेगी तथा क्षेत्रीय आर्थिक विकास को गति प्रदान होगी। चलिए आगे देखते हैं हमारी अगली खबर क्या है। सशक्त पंचायत नेत्री अभियान के तहत महिला प्रतिनिधियों का राष्ट्रीय सम्मेलन। अब ये जो सशक्त पंचायत नेत्री अभियान है इसके तहत जो महिला प्रतिनिधियों का राष्ट्रीय सम्मेलन है ये कहां पर आयोजित किया गया, तो 11 मार्च 2026 को यानी कल इसका आयोजन किया गया था। कहां पर? नई दिल्ली में। संबंधित मंत्रालय कौन था, तो पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। और देखा जाए पॉइंट्स क्या है, तो सशक्त पंचायत नेत्री अभियान के अंतर्गत पंचायतों के निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों का एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह तथा महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी सहित कई वरिष्ठ मंत्री सम्मिलित हुए थे। सम्मेलन में लगभग 700 प्रतिभागियों ने पार्टिसिपेट किया, जिनमें महिला पंचायत प्रतिनिधियों और संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के जो प्रतिनिधि थे वो भी सम्मिलित हुए थे। इस अवसर पर देखा जाए तो बीकॉन वुमेन लीडर्स उत्कृष्ट महिला पंचायत नेताओं को सम्मानित भी किया गया। साथ ही साथ यहाँ पर देखा जाए सम्मेलन का उद्देश्य राष्ट्र जो ग्रामीण स्तर पर महिलाओं के नेतृत्व और निर्णय क्षमता को मजबूती प्रदान करना था। और यहीं पर देखा जाए एक अभियान भी लॉन्च किया गया था, से नो टू प्रॉक्सी सरपंच, ठीक है। से नो टू प्रॉक्सी सरपंच यानी कि जो सरपंच पति वाला कॉन्सेप्ट था उसके खिलाफ एक सोशल मीडिया अभियान भी पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था और उस अभियान का नाम क्या दिया गया था, से नो टू प्रॉक्सी सरपंच। चलिए आगे देखते हैं। यहां पर देखा जाए नई दिल्ली में कृषि खाद्य श्रृंखला में महिलाओं की भागीदारी विषय पर वैश्विक सम्मेलन 2026। अब यहां पर मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कृषि में महिलाओं का वर्ष जो एफएओ है, एफएओ 2026 को कृषि में महिलाओं का वर्ष के रूप में मना रहा है। और ये जो कृषि खाद्य श्रृंखला में महिलाओं की भागीदारी विषय पर वैश्विक सम्मेलन 2026 है, ये आज 12 मार्च 2026 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। और यहां पर देखा जाए मुख्य अतिथि के तौर पर कौन सम्मिलित हुई थी, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहां पर सम्मिलित हुई थी।
देखा जाए तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में कृषि खाद्य श्रृंखला में महिलाओं की भागीदारी विषय पर वैश्विक सम्मेलन 2026 का उद्घाटन किया। यह 3 दिवसीय सम्मेलन नई दिल्ली में स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR में आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन का विषय क्या है? प्रगति को गति देना, नई ऊंचाइयों को छूना, ये इसका विषय है। इसमें वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं, उद्योगपतियों, महिला किसानों, स्टार्टअप्स और छात्रों सहित 700 से अधिक प्रतिनिधियों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। चलिए देखते हैं हमारी अगली खबर क्या है। हमारी अगली खबर है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी से संबंधित। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इतिहास में सबसे बड़ी मात्रा में आपातकालीन तेल भंडार जारी करेगा। ठीक है, महत्वपूर्ण खबर हो जाती है। देखते हैं क्या खबर है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष के बीच में इंटरनेशनल जो एनर्जी एजेंसी है, इसने अपने इतिहास की सबसे बड़ी मात्रा में आपातकालीन तेल भंडार जारी करने का निर्णय लिया है। ठीक है, सदस्य देशों के रणनीतिक भंडार से लगभग 40 करोड़ बैरल तेल उपलब्ध कराया जाएगा। वर्तमान में जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है, इसके सदस्य देशों के पास लगभग 1.2 अरब बैरल से अधिक सार्वजनिक आपातकालीन तेल भंडार मौजूद है। यहां पर देखा जाए इसके अतिरिक्त लगभग 6 अरब बैरल औद्योगिक तेल भंडार भी उपलब्ध कराया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य वैश्विक तेल आपूर्ति को स्थिर रखना, ऊर्जा बाजार में अस्थिरता को कम करना है। ठीक है, अब चलते चलते कुछ सवाल हैं, उन सवालों को देखा जाए। आपको कमेंट बॉक्स में इन सवालों का उत्तर करना है। पहला सवाल क्या है कि नागौरी पान मेथी का पंजीकरण किस संस्थान के द्वारा किया गया है? ICAR के द्वारा किया गया है, या PPVFRA के द्वारा किया गया है, FSSAI के द्वारा किया गया है, या नाबार्ड के द्वारा किया गया है? जो ये पंजीकरण किया गया है, कौन सी संस्था है जिसके द्वारा इसको पंजीकरण किया गया है? क्वेश्चन नंबर 2 है 21वें महिंद्रा एक्सीलेंस इन थिएटर अवार्ड्स मेटा 2026 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? नसरुद्दीन शाह को चुना गया है, अनुपम खेर को चुना गया है, या अमोल पालेकर को चुना गया है, या पंकज कपूर को चुना गया है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है पार्किंसन रोग के उपचार के लिए स्टेम सेल थेरेपी एमचेप्री को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? अमेरिका, जापान, जर्मनी, दक्षिण कोरिया? क्वेश्चन नंबर 4 है अंतरराष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन का आयोजन किस संस्थान के द्वारा किया गया है? WHO के द्वारा, ICMR, NIMR, या एम्स के द्वारा, या यूनिसेफ के द्वारा? तो आपको बताना है अंतरराष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन 2026 का आयोजन कौन सी संस्था के द्वारा किया गया है। और हमारा अंतिम सवाल है कि जल जीवन मिशन 2.0 की अवधि बढ़ाकर कब तक कर दी गई? 2026, 2027, 2028 या 2030? ठीक है, तो ये है 5 सवाल। इन 5 सवालों के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो का जो क्लास PDF PPT है वो तो आपको ऐप पर मिल ही जाता है, साथ ही साथ जो प्रिंटेबल PDF है वो भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। MCQ आप ऐप पर जाकर अटेम्प्ट कर सकते हैं, वहां पर आपको MCQ मिल जाता है। प्रतिदिन का MCQ जो होता है डेली शाम को 7:30 बजे जैसे ही वीडियो अपलोड होता है उसके बाद आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों के साथ इस क्लास को करते हैं समाप्त। आप हमारे इस मासिक पैकेज को ज्वाइन कर सकते हैं इस वीडियो को पिन कमेंट को चेक करके। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।